धन्यवाद आप सब लोगों का यहाँ पर आने के लिए। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर कांग्रेस की 21 महिला नेत्रियां 21 शहरों में ज़्यादातर राज्यों की राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रही हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है, अगर आप लोगों से मैं थोड़ी सी शांति की अपील कर सकूं। धन्यवाद। ऐतिहासिक क्षण था देश की आधी आबादी को उनका हक दिलाने का, और कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि थाली सजाई गई, व्यंजन लगाए गए, आपके हाथ में कौर भी दे दिया, और जब इस देश की आधी आबादी कौर को मुंह तक लाई, निवाला मुंह तक लाई, तो उससे कहा गया रुक जाओ, अभी इंतजार करो। आप लोग लखनऊ से हैं तो आप कानपुर के ठग्गू के लड्डू के बारे में तो जरूर जानते होंगे, और उनकी जो पंचलाइन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक तरह से उसी को आत्मसात किया है। यह ऐतिहासिक क्षण था, और असलियत बताऊं आपको, जब पता चला कि महिला आरक्षण बिल पास होने वाला है तो सब लोग प्रफुल्लित हुए। हमें लगा हाँ, हम ओरिजिनल शिल्पकार हैं इस बिल के, लेकिन अगर सरकार इसको ला रही है अच्छी बात है। देश की आधी आबादी पिछले 27-28 साल से ये लंबी लड़ाई लड़ रही थी, और अब ये क्रियान्वित होगा, अब ये असलियत बनेगा। लेकिन आज देश की आधी आबादी अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, क्योंकि सरकार ने ये बिल लाई, हम सब ने साथ मिलकर इस ऐतिहासिक बिल को पास भी किया, लेकिन असलियत यह है कि जो 2 कंडीशन सरकार ने इस बिल पर लगाई, उससे महिलाओं का जो इंतजार है महिला आरक्षण का, वो अभी बढ़ा रहेगा। अभी किसी को नहीं पता वो कब लागू होगा, और अगर सरकार के गृह मंत्री को सुनिए तो 2029 तक होगा। अगर सरकार के बाकी मंत्रियों और उनके सांसदों की बात जो संसद में कही है सुनी जाए, तो ये 2039 से पहले, 2039 से पहले लागू होने वाला नहीं है। और मैं अपने आप से नहीं बोल रही हूं, इनके सांसदों ने आर्टिकल 82 और आर्टिकल 81(3) का हवाला दिया है। वो दोनों आर्टिकल ये कहते हैं, इसका संशोधन भी हुआ है, 84th अमेंडमेंट हुआ है। वो दोनों आर्टिकल साफ तौर से ये कहते हैं कि 2026 तक जो परिसीमन फ्रीज किया गया है, वो अगला परिसीमन तब होगा जब उसके बाद की जनगणना हो जाएगी। उसके बाद की जनगणना मतलब 2031 की जनगणना, उसमें 1.5-2 साल लगेगा, फिर डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, फिर होते होते 34 का चुनाव बीत जाएगा, फिर 39 में हो सकता है इसको लागू किया जा सके। तो ये वो झुंझुना है जो सरकार ने खूब गाजे बाजे के साथ इस देश की महिलाओं के हाथ में रख दिया है, और कहीं पर यह बहुत बड़ी गलती कर दी कि महिलाओं की जो कंबाइंड इंटेलिजेंस है, जो उनकी सामूहिक समझ है, उसको बहुत कम आंका। सरकार ये भूल गई कि देश की आधी आबादी घर भी चलाती है, सत्ता भी चला सकती है, काम भी करती है, और वो इंटेलिजेंट है। आपने बोला बिल लाएंगे, अभी इंतजार करिए, ये अनिश्चितकालीन इतिहास है कि अगर इंतजार है। अगर ये वाकई में महिला आरक्षण करना चाहते तो तुरंत अभी जो 5 चुनाव होने वाले हैं उसमें, और 2024 के जनरल इलेक्शन में आप महिला आरक्षण लाइए। अगर आपकी नीति और नियत में खोट नहीं होती तो आप जरूर लाते। असलियत यह है कि राज्यों में अपनी हार देखकर, आगामी चुनावों में हार देखकर, नैरेटिव हाथ से फिसलता देखकर, अडानी के महाघोटाले देखकर कुछ करना जरूरी था, और कुछ करने के चक्कर में महिला आरक्षण का बिल ले आई। ये कहां से शुरू हुआ, मैं इसको आपको बता देती हूँ। अडानी का महाघोटाला सामने आया, इंडिया की बैठक थी मुंबई में, राहुल गांधी जी ने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तुरंत एक शगुफा छोड़ा गया कि भारत का इंडिया का नाम बदला जाएगा। फिर इतना आक्रोश हुआ, लोगों ने कहा मां को इंडिया बुलाओ, या भारत बुलाओ, या हिंदुस्तान बुलाओ, या सरजमी बुलाओ, या वतन बुलाओ, सब एक है। तो बेचारे पीछे हो गए। फिर क्या था, आनन फानन में महिला आरक्षण बिल लाएंगे, उस पर कोई चर्चा नहीं, ये बिल स्टैंडिंग कमेटी नहीं भेजा गया, ये सेलेक्ट कमेटी नहीं भेजा गया, और ये बिल जो है ऐसे ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिसका नतीजा है कि इस बिल
जिसके लिए महिलाएं अभी अनिश्चितकालीन इंतजार करेंगी। और इसकी एक और भी बहुत बड़ी त्रुटि यह है कि आज वक्त की मांग है, आज लोगों की मांग है, आज जनता की मांग है कि जातिगत जनगणना हो। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इस बिल में आपने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण दिया है, वैसा ही आरक्षण आप पिछड़े वर्ग से आई महिलाओं को भी दीजिए। इस देश में जितनी आबादी उतना हक, अगर ये बात की जाएगी तो ये जरूर पूछा जाएगा कि उन लोगों को इसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा है। 2011 की जातिगत जनगणना हुई है, आप उसका आंकड़ा तुरंत साझा करिए देश के साथ। जातिगत जनगणना की मांग इस देश के कोने कोने से हो रही है, वो कीजिए। और ऐसा अगर आप नहीं कर रहे तो आप अपनी दोनों जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं और ये जनता देख रही है। यहां पर इतने बड़े कमरे में मुझे लगता है एक अकेली महिला पत्रकार मुझे दिख रही है। मंच पे हम 3 महिलाएं हैं, लेकिन इस देश की आधी आबादी महिला है और वो देख रही है कि उनकी राजनीतिक भागीदारी के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए आपके पास खोखले वादों से ज्यादा दूसरा कुछ नहीं है। ओबीसी की महिलाएं देख रही हैं कि पिछड़े वर्ग के लिए आपके मन में जरा सी संवेदनशीलता। गांधी जी ने एक आंकड़ा दिया पार्लियामेंट में, इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए आईएएस ऑफिसर्स 90 हैं, 90 सेक्रेटरीज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसमें से मात्र 3 पिछड़े वर्ग से आते हैं। लोगों की सुनिए तो पिछड़े वर्ग की आबादी शायद 51% से ज्यादा है। और जैसा कि उनका कहना है, अगर पैर में चोट लगी है, हड्डी टूटी है कि नहीं टूटी है, उसका पता आपको एक्सरे कराकर चलेगा। और जातिगत जनगणना वही एक्सरे है जो सरकार कराने से चूक रही है। मैं एक बात और कहूंगी, और यह बात यहां पर कहनी जरूरी है। हमने इस बिल को समर्थित किया, पूरा बिना शर्त के समर्थन दिया, और इसलिए दिया क्योंकि आधी आबादी की इस लड़ाई में सबसे आगे कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और मैं लोगों की जानकारी के लिए आपके माध्यम से बता दूं, आज कहने वाले कुछ भी कहें, आज कहने वाले बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाएं, आज कहने वाले गाजे बाजे के साथ महिला सशक्तिकरण की बात करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 4 नेताओं ने 1989 में जब राजीव गांधी जी महिला आरक्षण पंचायती राज में हो इसका बिल लेकर आए तो लोकसभा में वो पारित हुआ, राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया। और उन 7 वोटों में से उस बिल को गिराने वाले 4 वोट लाल कृष्ण आडवाणी जी के, अटल बिहारी वाजपेयी जी के, जसवंत सिंह जी के और राम जेठमलानी जी के थे। तो महिला विरोध से महिला आरक्षण तक ये आए, अच्छा सफर इन्होंने तय किया, लेकिन अब मन का खोट निकालें, नियत का खोट निकालें और इसको तुरंत दें, महिलाओं के हाथ में झुंझुना देकर उनकी तौहीन न करें। मैं एक बात और कहना चाहती हूं, और यह भी बात यहां पर कहनी जरूरी है। कांग्रेस ने समर्थन किया इस बिल का, भारतीय जनता पार्टी कहती है उनकी बहुत सारी महिला सांसद हैं, सही भी है, कुछ लोगों ने वहां पर खड़े होकर फोटो भी खिंचाई। उन महिला सांसदों में से कुछ नेत्रियां मंत्री भी हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब भयावह कांड हाथरस का होता है तो ये जब लखीमपुर में एक निर्वाचित महिला की साड़ी का चीरहरण होता है तो ये महिलाएं मौन रहती हैं, ये महिला सांसद। जब शाहजहांपुर में चिन्मयानंद पे यौन शोषण का आरोप लगता है तो ये महिलाएं चुप रहती हैं, ये महिला सांसद। और इनका नाम लेकर इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ये इस देश में सबसे सशक्त, सबसे पावरफुल महिलाओं में से कुछ है। ये महिलाएं तब चुप रहती है जब सदन से 500 मीटर की दूरी पर इस देश की सबसे होनहार बेटियां, जिन्होंने इस देश का मान बढ़ाया, जिन्होंने तिरंगा लहराया, उनको बूटों के तले रौंदा जाता है, वो यौन शोषण का आरोप लगाती हैं। ये महिलाएं चुप रहती हैं। ये महिलाएं मणिपुर के उस भयावह हैवानियत के बाद चुप रहती हैं, तो इनका सदन में बने रहने का मतलब क्या है? जब आधी आबादी की प्रतिनिधियों को चुना जाता है तो सोचा जाता है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर महिलाओं के साथ जहां पर गलत होगा ये जरूर बोलेंगी।
लेकिन इनका मौन, इनकी चुप्पी अंकिता भंडारी के लिए नहीं खुलती उत्तराखंड में, जब भाजपा का एक नेता उसको जिस्म फरोशी के लिए मजबूर करता और फिर हत्या कर देता और सरकार उसके साथ मिलकर सारे सबूत मिटा देती है बुलडोजर चलवाकर। ये चुप रहती है हाथरस पर, लखीमपुर पर, ये चुप रहती है मणिपुर पर, ये वॉट अबाउट नहीं करती है बलात्कार पर। इन महिलाओं का वहां पे फोटो खिंचाने से ज्यादा दूसरा क्या औचित्य है, आप मुझे बताइए। और मैं दो चीजें और कहूंगी और उसके बाद आपके सवालों का स्वागत करूंगी। जब यह महिला आरक्षण बिल पास हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ट्रेजरी बेंचेस जिसको कहा जाता है, सत्तारूढ़ दल में वो दो लोग बैठे थे जिनको सदन तो छोड़ दीजिए, महिलाओं की आंख में आंख डालने की हैसियत और हिम्मत नहीं है। उसमें से एक व्यक्ति ब्रजभूषण शरण सिंह थे, उत्तर प्रदेश से सांसद, जिनके लिए परसों दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में कहा कि महिलाओं के यौन शोषण के लिए उन्होंने एक मौका नहीं छोड़ा। उनको अपनी गोदी में बिठाकर नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। और पतन ऐसा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का कि जो डिबेट शुरू हुआ महिला आरक्षण पर, वो निशिकांत दुबे ने शुरू किया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी एक साथी सांसद को, अपने साथ की इस सदन की सांसद को, अपने लोकसभा क्षेत्र की एक निर्वाचित महिला विधायक को वैशाली की नगर वधू कहा था। और मुझे लगता है एक महिला होने के नाते मुझे आपको बताना जरूरी नहीं है कि वैशाली की नगर वधू का मतलब क्या होता है। यह भाजपा का पतन कि वैशाली की नगर वधू का मतलब क्या होता है, यह भाजपा का पतन है। तो महिला सशक्तिकरण पर खोखले दावे, खोखले वादे करने वाले ये लोग पहले महिला सशक्तिकरण पर अपनी पार्टी के अंदर उन लोगों को बेदखल करें जो महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार करते हुए पाए जाते हैं। मैं आशा करती हूं कि आने वाली महिला सांसदें जब कभी भी आएंगी इस आरक्षण के चलते, वो इन महिला सांसदों की तरह सत्ता की लोलुपता में, सत्ता के सुख में मुंह बंद नहीं करके बैठेंगी, मुंह फेर कर नहीं बैठेंगी, आंखों पर पट्टी नहीं बांधेंगी, बल्कि वाकई में महिला सुरक्षा की, महिला सम्मान की, महिला सशक्तिकरण की बात करेंगी। हमारे समर्थन के बावजूद ऐसे दो मुद्दे हैं जिस पर हम आज भी अडिग हैं, और वो है कि इस तरह से इसको इंतजार नहीं कराना चाहिए था। और दूसरा, ओबीसी आरक्षण पर जातिगत जनगणना की मांग उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, तमाम जगहों से, तेलंगाना, ऐसी कोई जगह नहीं है, मध्य प्रदेश तक जहां से ये मांग आ रही है। सरकार को ये मांग पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई ना करना दिखाता है कि सरकार इसके बारे में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। बहुत धन्यवाद, आपके सवालों का स्वागत है। एक एक करके बात करेंगे। पहले इस पर सुओ मोटो सवाल का जवाब, पहले मुझे बोलने दीजिए, मैं पहले सुओ मोटो पर जवाब दूंगी, उसके बाद आप लोगों के सवाल का। जी बताइए। 9 मार्च एक बार इनको पूछे सर, आपके पास राज्यसभा से जब ये बिल पास हुआ था 9 मार्च 2010, उसके बाद आप लोगों ने लोकसभा में जो नहीं पेश किया, क्योंकि आपके तो सहयोगी सपा और आरजेडी इसका विरोध कर रहे थे। 9 मार्च 2010 का दिन ऐतिहासिक था। राज्यसभा में यह बिल पारित हुआ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, उसकी सदस्यता अनवरत चलती रहती है। तो राज्यसभा के पारित बिल को ही अगर सरकार लोकसभा में ले आती तो कोई दिक्कत नहीं थी। बिना कंडीशन के, बिना परिसीमन और गणना की कंडीशन लगाए वो बिल पारित हो सकता था। हाँ, हम मानते हैं हम नहीं करा पाए उसको पारित, क्योंकि समन्वय नहीं बन पा रहा था। तब समन्वय नहीं बन पा रहा था, हमारे कुछ घटक दल इस पर समन्वय नहीं बनाने दे रहे थे। 89 में भी तो हम लाए थे महिला सशक्तिकरण के लिए, नहीं पास हो पाया क्योंकि भाजपा ने मिलकर हरा दिया था पंचायती राज में। और आज पंचायती राज के उस सशक्तिकरण का नतीजा है कि इस देश में 15 लाख निर्वाचित महिलाएं हैं। मैं मानती हूं हम नहीं पास करा पाए। आपके पास ब्रूट मेजॉरिटी है, आपके जैसा मेजॉरिटी इस देश में कम सरकारों को मिली, और आपने उस ब्रूट मेजॉरिटी पर इतने प्रचंड बहुमत का आपने ये अवमानना। आप ये चाहते तो 2015 में ला सकते थे और 19 के चुनाव में महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलता। 2016 में सोनिया जी ने पत्र लिखा, 2017 में लिखा, 2018 में लिखा। राहुल जी ने बोला हम बिना शर्त समर्थन देने को तैयार हैं। सरकार इस पर क्यों बैठी रही, ये सवाल सबको पूछना चाहिए।
2010 में हम नहीं पारित कर पाए, हाँ ये हमारी विफलता है, हमारे घटक दल नहीं तैयार हुए। लेकिन आपकी तो प्रचंड बहुमत की सरकार थी, आपको तो किसी की ओर देखना ही नहीं था। आपने 2014 को 2023 सितंबर क्यों बना दिया, सवाल इस बात का भी है। महिला विधेयक पास होने के बाद नरेंद्र मोदी जी को मंच पर महिलाएं आशीर्वाद दे रही थी, फिर ये क्या था? भाड़े के भीड़ ले आइए, नारे लगवाइए यहाँ पर मेरे नाम का जिंदाबाद, तो ये क्या होगा? ये प्रेस वार्ता है, प्रेस वार्ता में आप मुझसे सवाल पूछने आए हैं। देश की आधी आबादी को आपने बोला हम महिला आरक्षण देंगे, कब देंगे इसका जवाब नहीं है। परिसीमन पे क्यों निर्धारित किया, जवाब नहीं है। जनगणना पर क्यों आधारित किया, जवाब नहीं है। ओबीसी की महिलाओं को क्यों नहीं दिया, जवाब नहीं है। तो ये क्या है? एक एक करके लेंगे, अभी वो पूछे फिर मैं आपके पास आऊंगी। पहले वो बोल दें, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। चुनाव को लेकर एक गठबंधन बनाई गई, उसमें 25 अलग-अलग दल हैं। अगर उत्तर प्रदेश में 25 नहीं 28 80 सीटें उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर सीटों को लेकर क्या रणनीति तैयार होगी? क्योंकि सपा कह रही है हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस कैसे देख रही है? आपके सवाल का मैं जवाब दूंगी, पहले सुओ मोटो का दूंगी, इसलिए मैंने कहा था पहले इस पे जवाब दे दूं, आपके सवाल का जवाब मैं दूंगी। इस पर कोई और महिला आरक्षण पे कोई और सवाल है क्या किसी का? क्या जनगणना और डिलिमिटेशन की जरूरत वाकई थी या इसको अभी लागू किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, अगर सरकार चाहे तो आज लागू कर सकती है, आज, और हम बिना शर्त समर्थन देने को तैयार है, आज लागू कर सकते। सरकार को कुछ नहीं कहना है, सरकार को कहना है लोकसभा ने ये पारित किया है, हमने पुनर्विचार किया है, हम इसमें से ये 2 कंडीशंस हटाते हैं, बुलाए एक स्पेशल सेशन। सरकार नोटबंदी में सारे देश को खड़ा कर देती है 1 घंटे के डिसीजन में, 370 हट जाता है 1 दिन में, लॉकडाउन लग जाता है 1 घंटे में, लाखों मजदूरों को पैदल चला दिया जाता है 1 घंटे में, और महिलाओं को बोला जाता है अभी 16 साल इंतजार करिए। 27 साल से इंतजार कर रही हैं महिलाएं, चाहे तो आज लागू कर सकते हैं। मैं अब आप सारे सवाल आप ही नहीं पूछ सकते ना, आपके सवाल का मैं जवाब देती हूँ। 28 घटक दल हैं इंडिया गठबंधन में, और मुझे लगता है कि जो राहुल जी ने लगातार बात कही है, मैं उसी बात को दोहराऊंगी क्योंकि वही सच है। ये गठबंधन क्यों बना है? ये गठबंधन इसलिए तो बना नहीं है क्योंकि हमें एक दूसरे की शक्ल पसंद है, या हमें एक दूसरे का खान पान बहुत ज्यादा पसंद है, या हमें एक दूसरे के साथ उठना बैठना पसंद है, बिल्कुल पसंद है। लेकिन ये गठबंधन इसलिए बना है क्योंकि हमें लगता है कि आज जो देश की स्थिति है, आज जो लोकतांत्रिक संस्थाओं की अवमानना की जा रही है, आज जो प्रेस को डराया धमकाकर चरण चुंबकों की एक फौज खड़ी कर दी गई है कुछ को छोड़कर, आज जिस तरह से अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक है, आज सरकार की संस्थाएं जो कि भाजपा का फ्रंटल बन चुकी है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहेगा। और इसलिए हमें लगता है कि अगर संविधान को सुप्रीम रखना है, सर्वोपरि रखना है, तो मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ऐसा गठबंधन, प्री पोल, इस तरह की समन्वयता, इस तरह का कंसेंसस ऑन मोस्ट इश्यूज हमने पहले कभी नहीं देखा है। और जहां पर जो पार्टी है वो बिल्कुल अपनी दावेदारी करेगी, हर पार्टी दावेदारी करती है, लेकिन अंततोगत्वा हम सब बैठकर डिसाइड करेंगे कौन कहां पर कितनी सीट पर लड़ेगा। असलियत बात, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, ये टीवी डिबेट तो है नहीं कि आप बीच में बोलिएगा। मुझे लगता है अंततोगत्वा हम सब बैठकर निर्धारित करेंगे कि कौन कहां से लड़ेगा। और एक बात ये भी सच है कि इस इंडिया गठबंधन की धुरी कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कन्याकुमारी से कश्मीर और असम से लेकर गुजरात तक अगर एक पार्टी है तो वो हम है। करीब 190 सीट पर हमारा और भाजपा का एक सामने आमने मुकाबला है, तो बिल्कुल कहीं पर हम थोड़ा मन बड़ा करेंगे, कहीं पर किसी और को करना पड़ेगा, लेकिन नुक्ताचीनी करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि समन्वय स्थापित कर जैसे हमने कुछ मुद्दों पर किया है, जरूर हम एक साथ मिलकर इस गठबंधन में सीट शेयरिंग भी आराम से कर लेंगे। देखिए आगे आगे क्या होता है। मैं अभी आऊंगी आपके पास, अभी रुक जाइए, अभी आऊंगी। वो सवाल पूछ रहे हैं, माइक नहीं है क्या? मुझे ये कहना है कि जो 70 साल का हिसाब मांगते थे, उन्होंने आजादी के 76 साल में वो करके दिखा दिया जो पहले कभी नहीं हुआ था। आपके कैसरबाग के चौराहे पर जब 2 लड़के, और मैं कहती हूं 2 लफंगे लड़ते हैं, तो वो शब्द बोल नहीं सकते जो भारत के सदन में एक सांसद ने दूसरे सांसद के लिए बोले।
जो शब्द मैं यहां पर रिपीट नहीं कर सकती हूं, जो शब्द धार्मिक धर्म के आधार पर गंदी भद्दी गालियां थी। क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? 15 दिन का एक शोकॉज नोटिस इशू किया है। और क्या किया लोकसभा के स्पीकर ने? सभापति महोदय सभा का एक तरह से कस्टोडियन होते हैं। अगर विपक्ष का सांसद थोड़ी गहरी सांस ले ले तो उसका निलंबन हो जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी बात, ये हेट स्पीच थी, कहने के बाद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। और सबसे बुरा मुझे तब लगा, रमेश बिधूड़ी तो चलिए बड़े बददिमाग आदमी हैं, उनके बगल में बैठे हुए 2 पूर्व मंत्री ऐसे अट्टहास कर रहे थे कि क्या चुटकुला मारा है रमेश बिधूड़ी ने। ये देश का संसद है, ये मान्यताओं से, मर्यादा से, गरिमा से चलता है। यहां पर इतनी गंदी गालियां देने वाले भाजपाइयों को, और कवर फेंस कौन दे रहा है? उनके पक्ष में कौन 2 लोग लिख रहे हैं? एक है हमारे गोरखपुर के माननीय सांसद, जिनको परसों तक अनंतनाग में शहादत हो गई हमारे लोगों की, वो पता नहीं था, वो उसका मखौल बना रहे थे। और एक है मिस्टर दुबे, जो अपनी महिला साथियों को वैशाली की नगर वधू कहते हैं। तो इस पर मैं जितना कम बोलूं उतना अच्छा है। लेकिन भारत के सदन ने इससे ज्यादा घटिया व्यवहार शायद पहले कभी नहीं देखा। मैं सारे सवाल लूंगी, मैं कहीं जा नहीं रही हूं, वो पूछ रहे हैं सवाल। हाँ, इनको माइक दो ना पीछे। अभी बात करूंगी यूपी पे, पूछिए अपना सवाल। क्या बोला उन्होंने? आप अपनी माँ को क्या बुलाते हैं? आप अपनी माँ का कोई संबोधन करते होंगे ना, क्या करते हैं? माँ, आप माँ बोलते हैं, मैं अम्मा बोलती थी जब तक वो जिंदा थी, अभी भी बोलती हूँ। आप क्या बोलती हैं? ये मम्मी बोलती हैं। जो अपनी माँ का नाम बिगाड़ सकता है, उससे ज्यादा घटिया मानसिकता के व्यक्ति दूसरे नहीं हो सकते। अगर इस देश को हम अपनी माँ कहते हैं, भारत माँ कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, इंडिया कहते हैं, अगर आपका दिल इस देश के लिए धड़कता है तो आप घमंडिया कहिएगा, क्योंकि आप एक गठबंधन से डर गए। आज तक घमंडिया नहीं कहा। क्या दिक्कत इंडिया से हो गई? अभी तो न्यू इंडिया बनाने चले थे, अब घमंडिया कहने लगे। अपनी माँ के नाम को विद्रूप करने वालों पर मुझे टिप्पणी करनी ही नहीं है। असलियत यह है। सवाल आप लोग भी पूछना शुरू करिए। अपनी माँ का जो नाम बिगाड़ता है, उसको शास्त्रों में क्या कहा गया है, वो मुझसे यहाँ मत कहलवाइए। आपने यूपी की राजनीति पर मुझसे सवाल पूछा, मैंने उनका जवाब बड़े विस्तृत तौर पर दिया है। नहीं, अभी तो मैं जवाब दे रही हूँ, अभी मैं जवाब दे रही हूँ, अभी मैं आपसे बात नहीं करूंगी, मैं उनका जवाब दे रही हूँ। माइक प्लीज दे लीजिए, जैसे बीच में बोलेंगे तो दिक्कत होगी। Somebody handle the mic ना, when I finished an answer, then give the mic। बीच में क्या माइक दे दिया है? मुझे लगता है यूपी पर मैंने बहुत विस्तृत आंसर दिया उनको। मुझे लगता है यूपी ही नहीं, कहीं पर भी गठबंधन का जो प्रारूप है, कहीं पर भी गठबंधन की जो सीट शेयरिंग है, वो जैसे जैसे चुनाव समीप आएगा वैसे होगा। किसी भी गठबंधन में सीट 6 महीने पहले डिसाइड नहीं हो जाती है। हम सबकी आपस में बातचीत चल रही है, हम सबका संपर्क स्थापित है, हमारी तैयारी भी चल रही है। आगामी दिनों में आपको चीजें जैसे जैसे होती जाएंगी पता चलती जाएंगी। ये गुपचुप तरीके से तो गठबंधन हुआ नहीं है, सार्वजनिक रूप से हुआ है, सार्वजनिक रूप से सब लोग मिल भी रहे हैं, तो हम आपको सब बताएंगे। हम वो लोग तो है नहीं कि सीना ठोक कर बोले एक अकेला सब पर भारी और 15 दिन बाद 38 लोगों को लेकर खड़े हो जाए क्योंकि सामने इंडिया खड़ा है। हम वो लोग नहीं है। असलियत ये है कि इंडिया का नाम सुनकर बड़े बड़े कांप जाते हैं। असलियत ये है कि इंडिया के आमने सामने कोई भी खड़ा होगा, जीत इंडिया की होती है। ये बात मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं। आप सवाल पूछ रहे थे, मैं सुन रही हूँ, आप बोलिए। मेरा सवाल था कि आपने 2010 में आपकी सरकार ने राज्यसभा में महिला आरक्षण वाला जो बिल कराया था, पास कराया था, लेकिन उसके बाद 2014 का चुनाव आता है, 2019 का चुनाव आता है, उसमें जो आपकी महिलाओं को सीट देने की जो भागीदारी है वो लगभग 13% भी नहीं। तो क्या आपकी सिर्फ नीति बनाने पर जोर था या नियत साफ नहीं? 2019 के चुनावों का आंकड़ा आपको दे देती हूं। 2019 में टीएमसी ने, ये सच बात है, 37% टिकट महिलाओं को दिया। उसके बाद 14% लेफ्ट की पार्टीज ने महिलाओं को दिया। तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी थी जिसने महिलाओं को टिकट दिया और चौथे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी थी। तो अगर आप नंबर से भी देखिए तो हमने भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा टिकट दिया। हम लोग उत्तर प्रदेश में बैठ के बात कर रहे हैं सर,
सर ये टीवी डिबेट नहीं है, आप बीच में मत बोलिए। आपने मुझसे सवाल पूछा है, मैं जवाब दूंगी। मेरा अगर मैं काउंटर क्वेश्चन कर सकता हूँ, अगर मैंने सवाल पूछा है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ठीक है। हम अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हमारा भी अधिकार बनता है कि हम आपसे मेरे जवाब के बाद आप सवाल दोबारा से पूछ लीजिएगा, बीच में मत पूछिए। मेरा जवाब खत्म हो जाए आप पूछ लीजिएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जहां हम बैठे हैं, हमने 40% टिकट महिलाओं को दिया था और तब सबने इसको चुनावी स्टंट बनाया था। मैं तो चैलेंज करती हूं, महिला सशक्तिकरण की जो बात कर रहे हैं, 12.6% से ज्यादा टिकट महिलाओं को देकर दिखा दे। तो प्रत्युत्तर और उत्तर होना अलग बात है, नीति और नियत में खोट है, ये बात साफ है। आपके पास प्रचंड बहुमत है, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आज महिला आरक्षण लागू करने के लिए आपने जबरदस्ती एक नया पेच फंसाया है परिसीमन और जनगणना का। असलियत यह है कि जनगणना 2021 की उसकी सुई की नोक नहीं हिली है, तो आप 31 की जनगणना कम कराइएगा, किसी को नहीं पता है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने यह झुंझुना महिलाओं को क्यों दिया। बाकी सारे प्रश्न जो है वो बेमानी हो जाते हैं इसके सामने। तो क्या कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 में 33% टिकट देते जा रही है महिलाओं को? हम आपको ये विश्वास दिला सकते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा टिकट इस बार भी देंगे। 33% की फिगर नहीं है। 40% दिया था, पहले उसके लिए 2 कॉलम लिखिए फिर बात करेंगे। चलिए, कोई स्टैंड नहीं रहता है, उसमें कोई बयान नहीं आता है। जब कहा जाता है कि रामायण जला दी जाएगी और जो ब्राह्मण समाज को चुना रहे, इस तरह की जब बातें होती हैं, इंडिया गठबंधन के घटक दलों की मैं बात बता रहा हूँ, उसको क्या पता है? घटक दल है, हम निवाले हमारे जुड़वा थोड़ी है कि जो वो कह रहे हैं वो हम कह रहे हैं, हमें छुओ तो उनको दर्द होगा, ये तो नहीं है। वो कुछ कह रहे हैं, हर चीज पर हमें बोलने की जरूरत नहीं है। हमने हमेशा से कहा है कि हमारे अकॉर्डिंग इस देश की आत्मा, इस देश की नींव सर्वधर्म संभाव पर है। किसी भी धर्म की अवमानना करना टोटली गलत है। लेकिन उसी बात पर मैं आपसे एक बात काउंटर पूछ लेती हूँ। महिला हूं, महिला आरक्षण की बात कर रही हूँ, हिंदू धर्म की अनुयायी हूं, बिना पूजा किए अन्न नहीं ग्रहण करती हूँ। हमारे धर्म में कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो अगर आप हिंदू धर्म और सनातन धर्म में यकीन करते हैं तो ब्रजभूषण शरण सिंह को बगल में नहीं बिठा सकते हैं जिस पर यौन शोषण का आरोप है। अगर आप सनातन धर्म में यकीन करते हैं तो आप महिलाओं की अवमानना नहीं कर सकते हैं जो कुलदीप सिंह सेंगर आपके एमएलए ने करी और आप चुपचाप बैठे रहे जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी नहीं कर दी। तो अगर सनातन की बात करनी तो पूरी तरह से करिए। सनातन धर्म में क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, मणिपुर में औरतों को नंगा टहलाया जा रहा है और आदमखोर की फौज उनको छू रही है, उनके उन पार्ट्स को छू रही है जिनका नाम मैं यहां नहीं ले सकती। आप सनातन के अनुयायी हैं, आप सनातन धर्म पे बात करेंगे। मेरा भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल है, आपका कोई नैतिक अधिकार नहीं है सनातन पे बात करने का। हमारे धर्म में औरत को देवी का दर्जा दिया गया है, आप किस मुंह से सनातन धर्म की बात करते हैं? अपनी ही हार गए थे, पहले उसी की सुनिश्चितता दे देते। पहले कहिए आपको ये गारंटी दे कि अगली विधानसभा में अपनी जीत जाएंगे, फिर बाकी गारंटी देंगे केशव प्रसाद मौर्य जी। और ये कहा है कि हम अभी हैं जो लोगों के लिए लड़ रहे, बाकी ये जो गठबंधन है ये भी बीजेपी के साथ मिला हुआ है। ना बाबरी के मामले में कांग्रेस ने बोली और अभी जिस तरह से मामले जो पार्लियामेंट में हुआ उसकी भी इन्होंने कोई इसी तरह से कोई हम है जो मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसा कोई घटक दल नहीं है इंडिया का जिसके खिलाफ सरकार की ईडी, सरकार की सीबीआई, सरकार की इनकम टैक्स न जाती हो। असीदुद्दीन ओवैसी जी कौन से गंगा जल से नहा के सुबह तैयार होते हैं, उनके खिलाफ कोई संस्था नहीं जाती, उनके खिलाफ कोई केस नहीं होता। वो कुछ भी बोल दे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती। तो कौन किसकी बी टीम है वो देश और दुनिया जानती है। तेलंगाना में चुनाव नहीं लड़ेंगे, बिहार और उत्तर प्रदेश आके चुनाव लड़ेंगे। किसका राजनीतिक फायदा कराने आते हैं ये आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। क्यों मेरा मुंह खुलवाना चाहते हैं?
मेरा सवाल यह है कि भाई मोदी एक ट्विटर जारी किए हैं, मोदी जैसा नेता देश में कोई नहीं, एक सॉन्ग जारी किया उन्होंने। बिल्कुल सही है। आपको इसमें विस्मय है क्या? मोदी जी जैसा नेता इस दुनिया में कोई नहीं है। मोदी जी इतने बड़े नेता हैं कि मोदी जी ने इस देश को बेरोजगार बना दिया। मोदी जी ने मेरे देश को इस कगार पर लाके खड़ा कर दिया कि अगर 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन ना दीजिए तो वो जिंदगी गुजर नहीं कर सकते। सही बात कही गई है। मोदी जी ऐसे नेता हैं कि 78 दिन तक महिलाओं का शोषण होता रहा मणिपुर में। उनका हवाई जहाज फ्रांस जाएगा, अमेरिका जाएगा, ग्रीस जाएगा, इजिप्ट जाएगा, तमाम जगह जाएगा, साउथ अफ्रीका जाएगा, बस मणिपुर नहीं जाएगा। मोदी जी ऐसे नेता हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को अपनी गोदी में बिठाकर महिला आरक्षण और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। जिन लड़कियों को अपने घर की बेटी कहा था उनकी टोह लेने नहीं जाते। बिल्कुल सही है, मोदी जी ऐसा कोई नेता नहीं है। मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो देशवासियों को कभी गले लगाते नजर नहीं आएंगे। कैमरा आज जब लग जाएगा तो किसी का पैर धोएंगे। मोदी जी ऐसे नेता है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी के ऊपर उनका भाजपा का नेता पेशाब करेगा, वो चुप रहेंगे। मोदी जी ऐसे नेता है जो दुनिया के नेताओं से जाके गलबैया करेंगे, जबरदस्ती गले मिलेंगे। कुछ लोग तो पीछे हट जाते हैं, लेकिन अपने देश में किसी को गले लगाते नजर नहीं आए। कभी आपने देखा है मोदी जी ने गल बड़ा भर के राजनाथ सिंह को गले लगा लिया? वो आपके सांसद है? कभी नहीं। एक बार चल रहे थे परेड में, उनको बोला चलो हटो, कैमरे में नहीं आ रहा हूँ, कैमरे में मुझे अकेले आना चाहिए। तो बिल्कुल मोदी जी जैसा कौन है? प्रियंका गांधी कहाँ चुनाव लड़ने वाली है? वाराणसी से प्रधानमंत्री जब वो मुझे बताएंगी तो मैं आपको जरूर सूचित करूंगी। धन्यवाद।